वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो आपके प्री बोर्ड तथा बोर्ड एग्जाम दोनों ही के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप देखें, आपका पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। थ्योरेटिकल होंगे और नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। स्टेट्स हेनरी लॉ एंड गिव एनी थ्री एप्लीकेशंस टू यूज इन डेली लाइफ। ऑल्सो बच्चों, यहाँ आप हेनरी लॉ का लिमिटेशन भी करेंगे साथ के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉज। बच्चों, जो आपको हेनरी लॉ दिया गया है, ये आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी लिक्विड सॉल्वेंट में जब आप गैस डिजोल्व करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी। जो स्पेसिफिकली प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इसके ऊपर, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इट मीन्स दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। स्टेट्स बोला है बच्चों, तो आपको यहाँ स्टेटमेंट भी लिखना होगा, तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लें। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas तो partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लिख लें। solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution।
जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ आपका आएगा हेनरी कांस्टेंट के एच, तो के एच इज नेम एज हेनरी कांस्टेंट। एक्स आपका गैस का मोल फ्रैक्शन, पी आपकी पार्शियल प्रेशर होगी। इसके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण जो आपकी हेनरी कांस्टेंट होगी वो भी इंक्रीज करेगी। यानी बच्चों दोनों का प्रोडक्ट के एच और एक्स का जो प्रोडक्ट है आपका ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है यदि आपकी सॉल्युबिलिटी एक्स डिक्रीज हो रही है तो आपकी हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगी। इसका मतलब है यदि आप वाटर के अंदर बात करें ऑक्सीजन गैस के सॉल्युबिलिटी की, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो इसके लिए हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। इट मीन्स बच्चों हेनरी कांस्टेंट आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होते हैं हेनरी कांस्टेंट। इसी को अदर वर्ड में आप हेनरी लॉ को दूसरे वर्ड में मास के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। आप हेनरी लॉ को मास के टर्म में लिखेंगे mass of the gas dissolved per unit volume of a solvent is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with the aqueous solution। यानी आप मास के टर्म में लिखेंगे बच्चों कि जो आपकी मास होगी गैस की, जो मास डिजॉल्व होगी अमाउंट, वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशन की, फिर बात करेंगे एप्लीकेशन की। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो आप लोग पहले बच्चों लिमिटेशन लिख लें। हेनरी लॉ जो होती है वो आपकी केवल वैलिड होती है प्रेशर इज नॉट हाई, यानी प्रेशर हाई प्रेशर हुई तो ये आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। तो प्रेशर आपकी हाई नहीं होनी चाहिए,
और आपकी टेम्परेचर वेरी लो नहीं होनी चाहिए। और जो गैस डिजॉल्व आपने किया या जो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी पूछी गई है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, नॉट हाईली सॉल्युबल। और फोर्थ लिमिटेशन आप ध्यान रखेंगे, गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉर डिसोसिएट और एसोसिएट। यानी जो आपकी गैस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, नॉट केमिकली react with solvent and not associated or dissociated। अगर ऐसा होता है तो इन केस में आपके हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे, तो यह आपका लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ कहलाएगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। आपने देखा होगा सोडा वाटर बोतल, जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एक फिजिंग होती है, गैस निकलती है। तो वो कहाँ से आती है? वो एक्चुअली में हाई प्रेशर पर सोडा ड्रिंक बोतल हाई प्रेशर पर जब बोतल को सील की जाती है तो बोतल के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए जब आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होती है तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी गैस बाहर निकलता है, इसीलिए आपको फ्यूजिंग शो होता है। दूसरा स्कूबा डाइविंग। जब डीप सी में जाएंगे आप तो हाई प्रेशर होने के कारण बॉडी में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और जब आप वापस ऊपर की तरफ आएंगे सरफेस की तरफ तो प्रेशर रिलीज होने के कारण जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज करती है, जिसके कारण पॉसिबल है कि नाइट्रोजन बबल्स बॉडी में बन जाते हैं। नाइट्रोजन बबल फॉर्म्ड इन बॉडी, जिसके कारण मेडिकल कंडीशन जनरेट हो जाती है। इस मेडिकल कंडीशन का नाम है बेंड्स। इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के डीप सी में जाना चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम की कंसंट्रेशन मिक्स कर दी जाती है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर के जाते हैं? जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, इसके कारण एयर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। एयर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के कारण लेजीनेस फील होता है, चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी जैसे हालात होंगे। कई केसेस में आपके नाक से खून भी आने लगता है। इस कंडीशन में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनोक्सिया। ये आपके हेनरी लॉ के तीनों एप्लीकेशंस हैं।
अब दोस्तों बी पार्ट पर चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल ऑन हेनरी लॉ, ये आपका पार्ट बी है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही आपकी हेनरी लॉ थी। यानी आप हेनरी कांस्टेंट के एच एंड एक्स, यहां डायरेक्टली तीन पॉसिबिलिटीज होती है। आपको हो सकता है हेनरी कांस्टेंट गिवन हो, मोल फ्रैक्शन गिवन हो, और आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा जाए। एक तो पॉसिबिलिटीज आपका ये है। दूसरे केस हो सकते हैं केस सेकेंड, जिसमें आपको पार्शियल प्रेशर गिवन होंगे, हेनरी कांस्टेंट आपको गिवन होगा, और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा। केस थर्ड जो होगा आपका, इसमें आपको हेनरी कांस्टेंट पूछे जाएंगे, मोल फ्रैक्शन तथा पार्शियल प्रेशर आपके गिवन होंगे। सेकेंड केस में कई बार इस मोल फ्रैक्शन की इनसाइड जाकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा हाउ मेनी मिली मोल्स, या हाउ मेनी moles of gas dissolved in the solution। इसका जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपसे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। यानी मोल्स की बात जैसे ही आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, पी बाई के एस से आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये दोनों आपके गिवन होंगे, प्रेशर भी गिवन होंगे और हेनरी कांस्टेंट भी गिवन होंगे। इसके बाद आप यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यदि आपकी बाइनरी सॉल्यूशन है और आप एक ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। यहां हमें पूछा जो जाएगा वो पूछा जाएगा गैस की, और गैस आपका सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स N2 इक्वल टू आप लिखेंगे P अपॉन के एच। नॉर्मली आप देखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होते हैं वो वेरी वेरी लार्जर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस केस में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के सम को अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, जो आपकी इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। यानी हम इसे कैलकुलेट करेंगे N2 बाय N1 इक्वल टू P अपॉन के एच। और यहां आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोल्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपकी सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स है N2। इसका मतलब है कि आपको N2 पूछा गया है, तो N2 इक्वल टू P बाय के एच इंटू N1। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आगे और बढ़ा करके ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी या हाउ मच
ग्राम गैस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन से आपका मोल कैलकुलेट हो जाएगा, या डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप मोल को कन्वर्ट करेंगे वेट अपॉन मोलर वेट। आप जानते ही हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो आप जब सॉल्यूट का मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू आपका पी के एच इंटू एन वन। तो यहां से आपको डब्ल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू टू इक्वल टू पी बाय के एच एन वन इंटू मोलर वेट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। तो ये हेनरी कांस्टेंट जो आपका था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बच्चों, और इस पर इसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपका हेनरी लॉ बेस्ड था। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। बच्चों हर चैप्टर से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर से तीनों से पांच पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, पांच पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को बताए जाएंगे। जिसमें आपने ये पहले पार्ट में एक क्वेश्चन देखा, अगली क्लास जो होगी आपकी उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक साथ एक चैप्टर के पांच क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे इसके बचे हुए सॉल्यूशन के चार क्वेश्चन के बारे में।